हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। दोस्तों, आज के हमारे इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूज आर्टिकल के बारे में जिसको आपने जरूर डेफिनेटली देखा होगा, या तो सोशल मीडिया पर, या फिर टेलीफोन के अंदर, अपने टेलीविजन के अंदर, न्यूज में, या फिर हमारे न्यूज़पेपर के अंदर, यानी कहीं ना किसी सोर्स से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आप तक जरूर पहुंच गया होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। पिछले कुछ दिनों से एक इंटरनेशनल मुद्दा जो है ये बना हुआ है, इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है वो जरा उस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मई 2021 में इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। दोस्तों, यहां मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, एक बार फिर से शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ ये नया हुआ है या पहली बार हो रहा है। दोस्तों, जब हम इसकी हिस्ट्री और पूरा का पूरा बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि भैया ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आज का नहीं है, ये बहुत समय पहले से चला हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम, वहां पे प्रोटेस्ट जो हैं, रॉयट्स जो हैं वो हो रहे हैं, और हमास जो है उसके द्वारा रॉकेट अटैक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो भैया, ये हमास क्या है, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों ये राइट्स हो रहे हैं, क्या है ये पूरा इजराइल और पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है जी दोस्तों, इसके बारे में पढ़ने के लिए दोस्तों, इसको बहुत डेप्थ में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए हमको वापस जाना होगा इतिहास में। 19वीं और 20वीं शताब्दी, 19th एंड 20th सेंचुरी। दोस्तों, अगर हम देखें 19th सेंचुरी से लेकर के, यानी कि करीब 1882 से लेकर के 1948 तक, 1948 क्यों वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पूरे 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ज्यूज ज्यूज जो कि यूरोपियन कम्युनिटी है, वो आ करके इकट्ठा हो गए पैलेस्तीन के अंदर। दोस्तों, पैलेस्तीन जो है वो कहां पर है? दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, एक समय था ये पूरा का पूरा इलाका जो है, इट यूज टू बी पैलेस्तीन। एक देश हुआ करता था पैलेस्तीन। ठीक है जी। तो यूरोप से और बाकी सभी इलाकों से सबसे पहले तो 1882 में जो है क्या हुआ दोस्तों, 1882 में काफी भारी मात्रा में ज्यूज जो है वो आकर के इस पैलेस्तीन के इलाके में जो है वो जमा हो गए। एक मूवमेंट जिसको कहा गया आलिया। आलिया, याद रखिएगा दोस्तों ये टर्म, ये सभी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आलिया मूवमेंट जो है वो चला। ये आलिया मूवमेंट जिसका मतलब था द एक्ट ऑफ गोइंग अप, यानी कि एक जाने का कार्य। कहां जाने का? सब लोग आकर के इस इलाके में जमा हो रहे थे, जो कि प्रेजेंट डे में जहां पे ये इजराइल जो है वो है, वहां पर ये पूरे के पूरे लोग जो है वो जमा हो रहे थे। कौन जमा हो रहे थे? ज्यूज जमा हो रहे थे। अभी के लिए दोस्तों इतना समझिए कि 1882 में आलिया मूवमेंट के समय काफी सारे ज्यूज जो है वो आकर के इस इलाके में, इस पैलेस्तीन के इलाके में जो है वो जमा हो गए थे। दोस्तों, फिर क्या हुआ? आपने सुना होगा ऑटमन एम्पायर के बारे में, वो इलाका जो कि काफी समय से जहां पर ऑटमन एम्पायर कब्जा करके बैठा था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सुना होगा, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट अगर आप जानते हैं, तो भैया क्या हुआ? ऑटमन एम्पायर और सीट ऑफ खिलाफत, कैलिफेट जिसको कहा जाता है, तो दोस्तों इस्लाम धर्म की एक बहुत ही सेक्रेड सीट माने जाने वाली ये खिलाफत या ऑटमन अंपायर जो है, इसको इस्लाम धर्म के अंदर बहुत ज्यादा मान्यता जो है वो प्राप्त थी। तो ये खिलाफत की जो सीट थी वो ऑटमन एम्पायर में, ये जो पूरा का पूरा रीजन है जहां पर आज इजराइल देश जो है वो बसा हुआ है, वहां पर जो है ऑटमन एम्पायर जो है वो रूल किया करता। तो दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर जब तक रूल कर रहा था, चीजें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। 1917 पहला विश्व युद्ध, पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ दोस्तों? 1914 में इसकी शुरुआत हुई, और 1917 आते आते जो ऑटोमन एम्पायर है वो पूरे तरीके से डिक्लाइन हो गया। साइमल्टेनियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ही 1914 में डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर जो है वो स्टार्ट हुआ, और 1917 आते आते पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर जो है वो कलैप्स कर चुका था। दोस्तों, याद रखिएगा, इस ही ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स होने पर इंडिया के अंदर एक फुल फ्लेज्ड मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो है वो चलाया गया था, जिससे महात्मा गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। खिलाफत मूवमेंट जो उस समय हिंदुस्तान के अंदर हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो है वो पहले विश्व युद्ध के बाद डिक्लाइन कर गया था। दोस्तों, डिक्लाइन कर गया तो क्या हुआ? जैसे ही डिक्लाइन कर गया, अब
ऑटमन एम्पायर की जगह कंट्रोल किसका आ गया था? कंट्रोल आ गया था यूके का, ब्रिटिशर्स का। अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासनकाल जो है इस पूरे के पूरे एरिया पे जो है वो आकर के जमा हो गया था। दोस्तों क्या हुआ, अब यहां पर दोस्तों ये पूरा का पूरा इलाका जो है, यहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम्स की थी। ठीक है, इनिशियली यहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की थी। 1882 आलिया मूवमेंट, यहां पर कुछ ज्यूज आकर के जो है वो सेटल हो गए थे, ज्यूज आकर के जो है वो बस गए थे। जब तक यहां पर ऑटोमन एम्पायर रहा तो यहां पर जो है वो चीजें जैसे चल रही थी वैसे चलती रही। जैसे ही ब्रिटिश जो है उनके कंट्रोल में, उनके कब्जे में ये इलाका आया, एक बालफोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 में दोस्तों। क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो ऑटोमन एम्पायर जहां हुआ करता था, पैलेस्तीन का इलाका, वहां पे अब मेजॉरिटी में अरब्स थे और माइनॉरिटी में जो है वो ज्यूज थे। तो भैया जी अरब्स और ज्यूज जो है वो यहां पर रह रहे थे। अरब्स जो है वो यहां पे मेजॉरिटी में थे और ज्यूज जो है वो माइनॉरिटी में थे। जैसे ही 1917 में यूके ने कंट्रोल लिया इस पूरे के पूरे पैलेस्तीन का, उन्होंने एक बालफोर डिक्लेरेशन किया जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो जूइश लोग पैलेस्तीन में आए थे 1882 में, 1882 में जो जूइश पैलेस्तीन के अंदर आए थे, उनको यहां पर एक घर दिया जाना चाहिए। घर ये नहीं कि भैया एक मकान बना के दे दिया, एक इंडिविजुअल स्टेट, एक नेशनल होम, जहां पर वो नेशनल आइडेंटिटी अपनी जो है फेस कर सके। उनको पैलेस्तीन के अंदर जूइश कम्युनिटी को एक होम स्टेट जो है वो दिया जाना चाहिए। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ? 1882 ये पूरा का पूरा इलाका जहां पे पैलेस्तीन हुआ करता था, पैलेस्तीन किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर के। ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ कब? 1917 के करीब। 1970 में ये पैलेस्तीन का इलाका किसकी टेरिटरी बन गई? ब्रिटिश की। ब्रिटिश ने 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन किया और कहा कि 1882 में जो आलिया मूवमेंट के अंतर्गत ज्यूज आकर के यहां पे पैलेस्तीन में सेटल हुए थे, उनको एक नेशनल होम जो है वो दिया जाना चाहिए। यानी कि आसान भाषा में कहे, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अरब्स की थी, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उसको, ज्यूज की माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है वो एक होम जो है वो यहां पे दिया जाना चाहिए। दोस्तों जब ये बात हुई तो भैया ज्यूज जो है वो एग्री करके बोला बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, हमको अपने लिए यहां पे अलग से एक स्टेट मिल जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल पैलेस्तीन के अरब्स थे उन्होंने कहा नहीं भैया हम ये नहीं होने देंगे। ठीक है जी, उन्होंने कहा नहीं भैया ये नहीं होगा, ये जो इलाका है ये अरब्स का है, यहां पर ज्यूज को जो है वो एक स्टेट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब दो कम्युनिटीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन क्या होता है? टेंशन क्रिएट हो गई। और मैंडेट ऑफ पैलेस्तीन, दोस्तों मैंडेट ऑफ पैलेस्तीन, पैलेस्तीन जो था वो कहता था कि नहीं भैया हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे। और अल्टीमेटली सेकुलरियन कॉन्फ्लिक्ट जो है ज्यूज और अरब्स के बीच में जो है वो शुरू हो गया। ज्यूज और अरब्स के बीच में एक खिंचाव जो है वो शुरू हो गया। दोस्तों ये चीजें चलती चलती कहां पहुंच गई? दोस्तों ये चीजें चलती चलती पहुंच गई 1945 के दौर में, जब क्या हो रहा था? दुनिया में वर्ल्ड वॉर टू, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो हो रहा था। दोस्तों इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का बहुत बड़ा रेलेवेंस है। वर्ल्ड वॉर वन का रेलेवेंस मैंने आपको बताया क्या था भैया? वर्ल्ड वॉर वन में क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन किया था और ब्रिटिश के पास कंट्रोल आ गया था। ब्रिटिश के पास कंट्रोल आते ही अलग स्टेट की मांग कर दी गई थी। ज्यूज के लिए अलग स्टेट जो है वो देनी चाहिए थी, लेकिन पैलेस्तीन जो है, पैलेस्तीन के जो अरब्स हैं उन्होंने मना कर दिया था और कम्युनल क्लैशेस जो है वो होते हुए आ रहे थे। 1945 आते आते दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप के अंदर ज्यूज के अगेंस्ट जो होलोकॉस्ट हुआ, सभी जानते हैं उसके बारे में। हिटलर द्वारा जो होलोकॉस्ट ज्यूज के अगेंस्ट किया गया उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों उस हॉलोकॉस्ट से बचने के लिए और ज्यादा ज्यूज जो हैं वो आकर के पैलेस्तीन में जो हैं वो शामिल हो गए। वो इलाका जहां पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ आलिया मूवमेंट 1882 के ही ज्यूज आए थे, उनके साथ अब हॉलोकॉस्ट से बचने के लिए और ज्यादा ज्यूज जो है वो यूरोप से यहां पर मिडल ईस्ट में पैलेस्तीन के इलाके में आकर के जो है वो जमा हो गए। अब दोस्तों क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1947 आते आते यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया। यूएन भैया कभी भी कोई सिचुएशन आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करता है। यूएन ने 1947 में एक रेजोल्यूशन पास किया। उसने कहा कि भैया एक ज्यूइश स्टेट होगी और एक पैलेस्तीन अरब स्टेट होगी।
ठीक है जी। जूइश स्टेट होगी और एक पैलेस्तीन अरब स्टेट होगी, यानी कि इस पूरे के पूरे इलाके का, पूरे के पूरे पैलेस्तीन का इक्वल डिवीजन जो है वो किया जाएगा। आधा इलाका जूइश को दे दिया जाएगा और आधा इलाका पैलेस्तीन को अरब स्टेट बनाने के लिए दे दिया जाएगा, और दोनों की एक इंटरनेशनल सिटी, यानी कि दोनों ही देशों का बीच में एक कंबाइंड शहर होगा, जेरूसलम। ठीक है जी। लेकिन दोस्तों चीजें जो है इतनी आसान नहीं थी कि यूएन ने बोला और पैलेस्तीन मान गए, या अरब जो है पैलेस्तीन के वो मान गए कि ठीक है भैया ज्यूज को अलग स्टेट दे दो। यानी कि स्टेट ऑफ अटर क्राइसिस जो है यहां पर चल रहा था। सेकुलरियन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दो रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में एक बहुत बड़ा खिंचाव जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा था। कंट्रोल किसका था, फिर वापस आते हैं, कंट्रोल किसका था? 1917 ऑटोमन एम्पायर के बाद से यहां पे कंट्रोल था ब्रिटिश का। और भैया जी जैसे ही हालात बिगड़े और ब्रिटिश को लगा अब चीजें जो है वो हाथ से निकल रही हैं, द वेरी सिमिलर थिंग व्हाट दे डिड इन 1947 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उन्होंने पूरी की पूरी टेरिटरी को विभाजित कर दिया भारत और पाकिस्तान में। सेम उसी तरीके से 1948 में ब्रिटिश ने क्या किया, अपना कंट्रोल लिफ्ट कर लिया। देखा कि भैया यूएन रेजोल्यूशन ने बोला था कि भैया देश जो है वो दो बनने चाहिए, एक ज्यूइश स्टेट होना चाहिए, एक पैलेस्टीनियन अरब स्टेट होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और ब्रिटिश जो है वो एकदम से साइड हो गए। जैसे ही ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल इस टेरिटरी से जो है वो हटाया, ज्यूज ने एकदम से डिक्लेयर कर दिया कि जो ज्यूइश स्टेट है उसका नाम इजराइल रख करके अपने लिए पैलेस्तीन से ही जो है वो एक पूरा का पूरा रीजन जो है वो उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने कहा कि भैया जी अब पैलेस्तीन जो है वो आधा हिस्सा जो है वो इजराइल के पास आ जाएगा। एक नया देश ज्यूइश स्टेट जो है वो बना जिसका नाम इजराइल रखा गया। दोस्तों 1947 का ये जो पार्टीशन हुआ था इजराइल और पैलेस्तीन का, उसका इलाका, दोस्तों ये जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा ज्यूइश इलाका था, और लाल रंग में दिखने वाला पूरा का पूरा अरब का इलाका था। एक तरफ मेडिटेरेनियन सी, दूसरी ओर किनारे पर डेड सी, ये जो पूरा का पूरा इलाका था। यानी कि पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो है वो इजराइल जो है वो क्रिएट हो गया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही इजराइल क्रिएट किया ज्यूइस ने, पैलेस्टीनियंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, बड़ी जाहिर सी बात है भैया दो कम्युनिटीज लड़ रही हैं, एक बोला कि ये एरिया मेरा है, दूसरी कम्युनिटी ने अपोज किया और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध जैसी स्थिति बनना जो है वो तय था। और इसी के साथ हुई 1948-49 की इजराइल्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या सबसे पहली जो इजराइल की लड़ाई थी वो यहां पर 1948-1949 में हुई, जिसको पैलेस्तीनियन नाकबा भी कहा गया। तो दोस्तों क्या हुआ, अल नाकबा और द कैटेस्ट्रॉफ, इस पूरे के पूरे युद्ध के दौरान इजराइल जो है उसका पलड़ा भारी रहा। और क्या हुआ दोस्तों, इजराइल का पलड़ा भारी होने के कारण पैलेस्तीन के जो अरब्स थे उनको काफी ज्यादा सेटबैक हुआ, जब अपोजिशन स्ट्रांग था और दूसरी जो हमारा ओपोनेंट था जिससे युद्ध हो रहा था जब वो स्ट्रांग था, तो भैया अरब जो है उनको हजारों की तादाद में निकल करके इस पूरे के पूरे इलाके को छोड़ना पड़ा। यानी कि पैलेस्तीन जो ओरिजिनली अरब्स को बिलोंग करता था, अब आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो इजराइल के कंट्रोल में आ गया था। इजराइल गॉट दी मैक्सिमम कंट्रोल। तो पहले ये पूरा का पूरा इलाका पैलेस्तीन था, अब पैलेस्तीन जो है वो यहां पर अरब स्टेट जो है पैलेस्तीन का, वो बिल्कुल छोटे छोटे पॉकेट्स में जो है वो डिप्राइव हो गया था, और मेजर पोर्शन जो है वो इजराइल के पास आ चुका था। आई होप दोस्तों समझ आ रहा है। 1882 ज्यूज आना शुरू हुए, पहला विश्व युद्ध हुआ और ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन कर गया, ब्रिटिश टेरिटरी यहां पर जो है वो बन गई। ब्रिटिश ने कहा ज्यूज को एक होम स्टेट मिलनी चाहिए, पैलेस्तीनियन अरब्स ने मना कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इन द मीन टाइम कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही हुआ, यूरोप के अंदर हॉलोकास्ट हो गया और ज्यादा ज्यूज जो है वो पैलेस्तीन में पहुंच गए। यूएन ने कहा कि भैया ज्यूज को यहां पे एक अलग देश जो है वो बना करके दिया जाना चाहिए, पैलेस्तीन ने मना कर दिया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था तो कंट्रोल जिसका था ब्रिटिश का, वो निकल करके बाहर चले गए। ज्यूज ने अपने लिए एक अलग स्टेट घोषित कर दिया जिसका नाम इजराइल रख दिया, पैलेस्तीन ने इसको अपोज किया, दोनों के बीच में फर्स्ट वॉर हुई जिसके बीच में पैलेस्तीन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और अल्टीमेटली मेजर पोर्शन जो था वो चला गया इजराइल के पास में। दोस्तों क्या हुआ, इजराइल के पास जब ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो गया, तो उसी के साथ में क्या हुआ दोस्तों, यहां पर इजराइल ने मेजर पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है जी, इजराइल ने मेजर पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। इन द मीन टाइम जॉर्डन वॉर हुआ और इजराइल ने काफी सारी टेरिटरी जो है उसको अपने अंदर शामिल जो है वो कर लिया। दोस्तों इस पूरे के पूरे
जो अरब इजराइल वॉर के जो पूरा का पूरा ये टाइमलाइन आपको दिख रहा है, इससे मैं आपको एक एक चीज को जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों हमको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 1948 49 में जो है वो अरब वॉर क्यों हुआ था। इजराइल अरब वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि भैया जी 1947 ब्रिटिश कंट्रोल चला गया, इजराइल ज्यूज ने इजराइल कंट्री घोषित कर दी थी, अरब जो है उसको अपोज कर रहे थे और इजराइल और अरब में वॉर। इस वॉर से क्या हुआ, मैक्सिमम एरिया जो है वो चला गया इजराइल के पास, और वो पैलेस्तीन जो एक फुल फ्लेज कंट्री किसी जमाने में हुआ करता था, वो आकर के इस माइनर से पोर्शन में जो है वो डिप्राइव हो गया। अभी हम आगे देखेंगे भैया आज क्या सिचुएशन है। यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ भैया जी कि इजराइल और अरब जो है वो इजराइल और पैलेस्तीन जो है वो विभाजित हो गए, इजराइल में ज्यूज आ गए और अरब जो है वो पैलेस्तीन के अंदर चले गए। बीच में दोस्तों जेरूसलम जो था, जिसको कि यूएन रेजोल्यूशन के अंतर्गत एक इंटरनेशनल सिटी कहा गया था, जेरूसलम का वेस्ट हिस्सा जो है वो इजराइल के पास चला गया और ईस्ट हिस्सा जो है वो चला गया यहां पर जॉर्डन के पास। ठीक है जी। तो दोस्तों क्या हुआ भैया जी, अल्टीमेटली मोटी मोटी बात अक्षरों में अगर हम कहें तो जो अरब्स थे उनको बहुत मेजर सेटबैक जो है वो इस 1948 और 49 के वॉर में जो है वो फेस करना पड़ा था। इसकी वजह से दोस्तों काफी ज्यादा, जिसको हम कहते हैं कि भैया गुस्सा तो होता ही है अंदर, साइमल्टेनियसली क्या हुआ दोस्तों, 1948-49 का वॉर हुआ और 1956 यानी कि करीब 7 साल के बाद 1956 में एक सुएज क्राइसिस हुआ। ठीक है जी। सुएज क्राइसिस में क्या हुआ दोस्तों, सुएज क्राइसिस में क्या हुआ, अगर आपने रीसेंट न्यूज में पढ़ा होगा, किसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुएज कनाल के बारे में। सुएज कनाल क्या है दोस्तों, एक ऐसा इलाका जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है, एक ऐसी आर्टिफिशियल कैनाल जो इजिप्ट से होकर के गुजरती है। हाल ही में वहां पर एक शिप जो है वो ब्लॉक हो गया था, जिस वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया था। वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इससे पूरा का पूरा जो है वो हैम्पर करना शुरू हो गया था। यानी कि दुनिया का जितना भी ट्रेड है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो इस सुएज कैनाल से होकर के गुजरता है। दोस्तों ये सुएज कैनाल जो है वो इजिप्शियन टेरिटरी में आती है। 1956 में क्या हुआ दोस्तों, 1956 में इजिप्ट ने क्या किया, इस सुएज कैनाल को जो है वो नेशनलाइज कर दिया। इजिप्ट ने कहा क्या भैया कि सुएज कैनाल जो है वो हमारी टेरिटरी है। यानी कि दोस्तों ऐसा इलाका जहां से पूरा का पूरा जो है वो ट्रेड गुजरता हो, अगर एक देश बोल दे कि भैया ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो मेरा है, तो क्या होता है दोस्तों, ऐसा ही कुछ जो है वो साउथ चाइना सी में भी हमको देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा ट्रेड जो है वो साउथ चाइना सी से होकर के गुजरता है और चाइना जो है वो कंसिस्टेंटली अपने क्लेम जो है साउथ चाइना सी के ऊपर करता रहा है। दोस्तों सीधी सी बात है, आप अगर ऐसे इलाके को कंट्रोल कर लेते हैं जहां से आपका पूरा का पूरा ट्रेड जो है वो ग्लोबली जो है वो रन करता हो, तो आप जो है वो ग्लोबल ट्रेड को मास्टर कर लेंगे। कुछ ऐसा ही एक प्लान था उस समय 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट गैमल अब्दल नसर का। तो इजिप्ट के उस समय प्रेसिडेंट थे गैमल अब्दल नसर। तो नसर ने क्या किया, नसर ने कहा भैया हम जो है सुएज कनाल को इजिप्ट का एक पूरा का पूरा जो सॉवरन क्लेम जो है वो घोषित कर देते हैं कि भैया ये इलाका इजिप्ट का है। यानी कि इजिप्ट कभी भी चाहे उसको कंट्रोल कर सकता था और ग्लोबल ट्रेड को जो है वो वहां पे हैम्पर कर सकता था। दोस्तों जैसे ही ये हुआ, ग्लोबल ट्रेड में सबको प्रॉब्लम आ गई कि भैया इजिप्ट जो है वो किसी भी वक्त सुएज कनाल को जो है वो ब्लॉक कर सकता है। तीन पावर्स, फ्रांस, ब्रिटिश और कुछ ही समय पहले देश बना इजराइल, तीनों ने मिलकर के इजिप्ट के ऊपर जो है वो एक अटैक लॉन्च कर दिया। दोस्तों जैसे ही फ्रांस, ब्रिटिश और इजराइल ने जो है वो एक अटैक लॉन्च किया इजिप्ट के ऊपर, सारा का सारा इंटरनेशनल एरिना जो था वो इसमें इन्वॉल्व हो गया। अल्टीमेटली दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ और साथ ही साथ इंटरनेशनल पावर्स ने आकर के जो है वो इस सुएज क्राइसिस को या सुएज वॉर को जो है मीडिएट किया था। और अल्टीमेटली जो है फ्रांस, ब्रिटिश और इजराइल जो है इनको वहां से विड्रॉ करना पड़ा था। इजिप्ट के अंदर जो भी इन्होंने एरिया जो है उस पर अटैक किया था, इन तीनों पावर्स को वहां से, फ्रांस, ब्रिटिश और इजराइल को वहां से बाहर आना पड़ा था। यानी कि कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू नसर, ये जो सुएज क्राइसिस था इसमें इजिप्ट जो है वो विक्टोरियस जो है वो साबित हुआ था। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग भी जो है वो टेरिटरी इजिप्ट की थी और इजिप्ट का उसको नेशनलाइज करना कहीं ना कहीं गलत जो है वो नहीं माना गया था। तो दूसरा इवेंट क्या हुआ, सुएज क्राइसिस हो गया। पहली वॉर हुई, दूसरा हो गया सुएज क्राइसिस।
सुएज क्राइसिस के समय क्या हुआ दोस्तों, इजराइल ने अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर, यानी कि इजिप्ट को गुस्सा था कि भैया इजराइल जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर के मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। अल्टीमेटली दोस्तों 1967 आया, 1967 1967 आया, और क्या हुआ दोस्तों 1967 में हुई एक 6 डे वॉर, जिसको नाम दिया गया 6 दिन की लड़ाई। हालांकि 6 दिन से ये लंबी चली थी, लेकिन दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, अगर हम मॉडर्न डे का आज मैप देखें, यहां पर है सीरिया, ठीक है जी, यहां पर है जॉर्डन, और ये है इजिप्ट। ये जो इलाका है ये है इजराइल, यानी कि इजराइल के तीनों और जो है वो इलाका आता है, जॉर्डन का, सीरिया का, और एक तरफ को इजिप्ट का। इस जो हमारी ये 6 डे वॉर थी, इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, इस 6 डे वॉर के अंदर क्या हुआ, ये तीनों ही देश, कौन कौन से, इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन, इन्होंने तीनों ने मिलकर के जो है वो एक अटैक, दोस्तों सीरिया और जॉर्डन का अटैक करने का रीजन एक ये भी था कि जो अरब्स डिस्प्लेस होकर के 1948-49 में गए थे, वो जाकर के आसपास के देशों में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के अंदर जो है वो सेटल हो गए थे। और साथ ही साथ सुएज क्राइसिस में इजिप्ट जो है वो इजराइल से इस बात से नाराज था कि भैया इजराइल ने जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर के इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया। अल्टीमेटली दोस्तों क्या हुआ, इन तीनों ने मिलकर के एक अटैक जो है वो कर दिया, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। एकदम से तीनों ही एंड से, इजिप्ट भी, सीरिया भी और जॉर्डन भी, इन्होंने तीनों ने मिलकर के अटैक जो है वो इजराइल के ऊपर कर दिया। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इसका आउटकम हुआ होगा, एक देश के ऊपर 3 कंट्रीज आकर के साथ साइमल्टेनियसली अटैक जो है वो कर रही हैं, क्या हुआ दोस्तों, हुआ ये कि इजराइल ने जो है बहुत बेहतर तरीके से इस ट्राई अटैक को डिफेंड किया, और इजराइल जो है वो इस पूरी की पूरी वॉर में विक्टोरियस साबित हुआ। और इतना विक्टोरियस कि भैया जिसको कहते हैं ना कि तीनों ही देशों के मेजर पोर्शंस जो हैं वो इजराइल ने अपने अंदर शामिल कर। ये जो सिनाई का एरिया आपको दिख रहा है, सिनाई पेनिनसुला जिसको कहा जाता है दोस्तों, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये इजिप्ट का था। इजराइल ने इसको इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला ले लिया, सीरिया से गोलन हाइट्स का इलाका ले लिया, और जॉर्डन से वेस्ट बैंक जो है वो ले लिया, ये बीच में छोटा सा पैलेस्तीन, ठीक है जी। यानी कि 3 देशों ने साइमल्टेनियसली एक साथ मिलकर के इजराइल के ऊपर अटैक किया, उधर से इजिप्ट, यहां से जॉर्डन, वहां से सीरिया। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन तीनों के अटैक को विफल करके इजराइल ने इजिप्ट से सिनाई छीन लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया, सीरिया से गोलन हाइट्स छीन लिया। अब यानी कि ये जो हमारा तीसरा इवेंट हुआ 6 डे वॉर, यहां पर जो है अगेन इजराइल जो है वो विक्टोरियस साबित हुआ ना, यहां पर भी इजराइल विक्टोरियस साबित हुआ था, यहां पर इजिप्ट जो है वो विक्टोरियस हुआ था। 6 डे वॉर में अगेन इजराइल जो है वो विक्टोरियस जो है वो साबित हो गया। चीजें यानी कि समझ रहे हैं, चीजें बैक टू बैक हॉस्टाइल होती जा रही थी। 1967 करीब 6 साल के बाद 1973 हुआ योम किपुर वॉर। अब भैया ये योम किपुर वॉर क्या है भैया जी, इस 1967 का वॉर जो है वहां पे किस किस की डिफीट हुई थी, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन की। दोस्तों क्या होता है, इजराइल के अंदर कौन सी कम्युनिटी है, इजराइल में कम्युनिटी कौन सी है दोस्तों, इजराइल के अंदर ज्यूइश कम्युनिटी है। और ज्यूइश कैलेंडर का, ज्यूइश कम्युनिटी का साल का सबसे ज्यादा सेक्रेड दिन माना जाता है योम किपुर। योम किपुर एक ऐसा त्योहार समझ लीजिए, एक ऐसा जिसको हम कहते हैं फेस्टिवल समझ लीजिए, जहां पर के बहुत ही ज्यादा सेक्रेट जिसको माना जाता है इजराइल के अंदर, ज्यूज कम्युनिटी के अंदर। उस दिन सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर के इजराइल पे ड्यूअल अटैक जो है वो कर दिया। इजिप्ट ने कहा मैं यहां से जाऊंगा, सीरिया तू यहां से आ जाना, हम दोनों मिलकर के जो है वो अटैक करेंगे और इजराइल को यहां पे डिफीट कर देंगे। दोस्तों यहां पे उन्होंने एक फायदा जो है वो लेने की कोशिश करी। फायदा क्या लेने की कोशिश करी थी दोस्तों, योम किपुर जो होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही सेक्रेड दिन माना जाता है ज्यूइश कम्युनिटी का, इस दिन कोई भी रेडियो या टीवी ब्रॉडकास्ट जो है वो नहीं होता है। यानी कि उनको लगा कि भैया ना तो इनका टीवी उस दिन चलेगा ना रेडियो चलेगा, हम अटैक कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों अगेन हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, ड्यूअल अटैक, दोनों फ्रंट, डबल फ्रंट अटैक हुआ इजराइल पर, लेकिन इजराइल जो है उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिटेलिएट किया, और अगेन इजराइल ने जो है वो
इजिप्ट और सीरिया के अटैक को विफल कर दिया। यानी कि बैक टू बैक इवेंट्स जो है वो होते जा रहे थे। और 1949 इसराइल सुएज क्राइसिस में इजिप्ट जीता, 6 डे वॉर में इसराइल, और योम किपुर वॉर में अगेन जो है वो दोबारा से क्या हुआ, दोबारा से इसराइल जो है वो विक्टोरियस साबित हो गया। यहां तक स्टोरी आई होप दोस्तों हमको समझ में आ गई है। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां तक स्टोरी अगर हमको समझ में आ गई है तो एक टर्म आपने सुना होगा, इंतिफादा। इंतिफादा शायद आपने कभी इतिहास में, हिस्ट्री के अंदर सुना हो। तो दोस्तों अगर आसान भाषा में समझे तो एक समय था ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो पैलेस्तीन होता था, जो हरे रंग में आपको दिख रहा है। 1947 हुआ, पैलेस्तीन जो है वो अपना एरिया जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता गया और मेजर पोर्शन जो है वो इसराइल के पास आ गया। धीरे धीरे 1967 की वॉर के बाद इसराइल जो है वो इतना सा इलाका बचा, और आज जो है पूरा का पूरा जो मेजर पोर्शन है वो इसराइल का है, और माइनर छोटे छोटे पैचेस में जो है वो पैलेस्तीन यहां पर रह गया है, जिसमें मेजर पोर्शन जो है वो वेस्ट बैंक का है, जो कि एक समय में हमने देखा था कि इसराइल ने जो है वो जॉर्डन से वो इलाका वेस्ट बैंक का जो है वो छीना था। आज ये माइनर सा एरिया जो है ये वेस्ट बैंक का इलाका, यहां पर अरब जो है वो मौजूद है, बाकी पूरा का पूरा इलाका जो है वो इसराइल का हो चुका है। तो दोस्तों क्या हुआ, यानी कि मेजर पावर अब कौन बन चुका था, मेजर पावर बन चुका था इसराइल, और थोड़े से इलाके में अरब जो रह रहे थे, जो कि पैलेस्तीन वेस्ट बैंक का इलाका है, वहां पर जो है वो छोटे से एरिया में अरब जो है वो अब रह रहे थे। दोस्तों जब मेजर पावर इसराइल बन गया तो इसराइल ने जो है वो इस पूरे के पूरे अरब मेजोरिटी वाले पैलेस्तीन और वेस्ट बैंक को जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इस कंट्रोल की वजह से क्या हुआ दोस्तों, इस कंट्रोल की वजह से, जो कि नॉर्मली देखा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, हमने क्या देखा था आजादी की लड़ाई में, भैया ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल कर रहे थे इंडिया की टेरिटरी को, और अल्टीमेटली इंडियंस ने जो है वो अपराइजिंग करा था और ब्रिटिश कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाई थी। कुछ ऐसा ही हुआ, इंतिफादा यानी कि राइजिंग अप। इंतिफादा का अर्थ होता है राइजिंग अप, इसका मतलब होता है कि किसी चीज के विरुद्ध जो है वो खड़े होना। 1987, 1987 और 1993 जो है ये आते आते यहां पर पैलेस्तीन के अंदर काफी ज्यादा क्या हो गया, पैलेस्तीन के अंदर काफी ज्यादा राइजिंग अप हो गया, जिसको नाम दिया गया फर्स्ट इंतिफादा। यानी कि पैलेस्तीन के अंदर लोग जो हैं वो इजराइल के विरुद्ध काफी ज्यादा पैमाने पर प्रोटेस्ट जो है वो करने लग गए थे। इसके साथ क्या हुआ दोस्तों, 1993 तक ये फर्स्ट इंतिफादा चला, और उसके बाद हुआ ऑस्लो अकॉर्ड। ऑस्लो अकॉर्ड जो है वो क्या कहता था, ऑस्लो अकॉर्ड कहता था कि भैया पैलेस्तीन जो है उसको एक नेशनल अथॉरिटी जो है वो बना दिया जाए, यानी कि वो सारा का सारा इलाका जहां पर कंट्रोल जो है या जहां पर अरब रह रहे थे उसको जो है वो पैलेस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी जो है वो बना दिया जाए। 1993 का ये ऑस्लो अकॉर्ड जो है उसने क्या किया, 1987 से लेकर 1993 तक निरंतर इंतिफादा या अपराइजिंग जो है वो वेस्ट बैंक के इलाके में हो रहा था। 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड हुआ और एक शांति की प्रक्रिया की शुरुआत यहां पे हुई। ऐसा लगा कि नई चीजें अब बेहतर हो जाएंगी। ऑस्लो अकॉर्ड ने क्या किया भैया, ऑस्लो अकॉर्ड ने कहा कि पैलेस्तीन का जो इलाका है उसको नेशनल अथॉरिटी दे दी जाए कि आप अपना टेरिटरी जो है वो कंट्रोल कर लीजिए। यानी कि अपराइजिंग हुई और ऑस्लो अकॉर्ड से कहीं ना कहीं फर्स्ट इंतिफादा, फर्स्ट अपराइजिंग जो है वो सेटल हो गया था और चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांति की ओर जो है वो जाने लगी थी। दोस्तों जैसे ही चीजें शांति की ओर जाने लगी, इन द मीन टाइम दोस्तों 1993 ऑनवर्ड्स करीब 7 ईयर्स तक चीजें जो है वो हल्की सी, ज्यादा नहीं, छोटा मोटा प्रोटेस्ट चलता रहता, लेकिन चीजें जो है वो थोड़ी सी पीसफुल लगने लगी। 2000 में क्या हुआ दोस्तों, 2000 में एक शांति वार्ता, एक शांति, एक पीस अकॉर्ड जो है वो साइन करने की कोशिश की गई। नाम था क्या, कैंप डेविड। अगर आपने नहीं सुना है तो दोस्तों क्या हुआ, एक पीस अकॉर्ड जो है जिसको कहा गया मिडल ईस्ट पीस समिट। मिडल ईस्ट पीस समिट, यानी मिडल ईस्ट के अंदर पीस कराने के लिए एक समिट, एक श्रृंखला जो है वो करी जाएगी, जो कि कहां हुई, कैंप डेविड में हुई। तो इस वजह से इसे कैंप डेविड समिट भी जो है वो कहा जाता है। तो यहां पर कोशिश जो है वो की गई कि भैया इजराइल
एंड पैलेस्तीन के बीच में सुलह जो है वो कराई जाए। कहां पर कराई जाए? कैंप डेविड समिट के अंदर 2000 में, कैंप डेविड समिट 2000। दोस्तों इस कैंप डेविड समिट में कौन कौन लोग शामिल थे? दोस्तों इस कैंप डेविड में एक तो इजराइल होगा, एक पैलेस्तीन होगा, और थर्ड पार्टी बताने की जरूरत नहीं है भैया, इंटरनेशनली कोई भी दो देशों का अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो बीच बचाव के लिए, मीडिएशन के लिए कौन आता है? आप जानते हैं भैया जी, यूएस। तो यूएस ने कहा कि हम आपका समझौता जो है वो कराएंगे, हम कैंप डेविड में एक समिट करेंगे जहां पर इजराइल और पैलेस्तीन जो है इनके बीच में एक शांति वार्ता जो है वो कराई जाएगी। यूएस की ओर से यूएस प्रेसिडेंट आ गए, कौन? बिल क्लिंटन। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो है वो आ गए, और साथ ही साथ इजराइल की तरफ से आ गए, इजराइल के पीएम आए थे एहुद बाराक। एहुद बाराक जो थे वो उस समय इजराइल के पीएम थे। और पैलेस्तीन की अथॉरिटी, पैलेस्तीन की तरफ से आए थे जो व्यक्ति, उनका नाम था यासिर अराफत। ये तीन पार्टियों का ये एक समिट, दो देशों में सुलह करानी है, इजराइल और पैलेस्तीन में, बीच बचाव के लिए आ गया यूएस। तो कैंप डेविड समिट 2000 में हुई जहां पर इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में सुलह करवाने की कोशिश की गई यूएस द्वारा, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो गई। कोई भी वैलिड, कोई भी प्रॉपर इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। दोस्तों ये कैंप डेविड समिट फेल होने की, जैसे मान लो कि इंतजार था, इसी के साथ में शुरू हो गया क्या? सेकंड इंतिफादा। अगेन इंतिफादा क्या है? पैलेस्तीन के अंदर अपराइजिंग इजराइल के अगेंस्ट की, भैया इजराइल जो है वो एट्रोसिटीज कर रहा है, इजराइल हमको कंट्रोल कर रहा है। सेकंड इंतिफादा की शुरुआत हुई। हालांकि कोई ऐसा क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 2000 में कैंप डेविड समिट के बाद से शुरू हुआ ये सेकंड इंतिफादा, 2005 तक चला। 2005 में जाकर के एक शाम उल शेख समिट जो है हुई थी 2005 में, जिसके बाद शांति जो है वो बहाल करने की कोशिश की गई और सेकंड इंतिफादा जो है वो खत्म हो गया था। तो उस समय पैलेस्तीन की ओर से जो पैलेस्तीन के शासक, पैलेस्तीन के प्रेसिडेंट आए थे, उनका नाम था मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास जो है वो पैलेस्तीन के उस समय प्रेसिडेंट थे, वो आए थे। और इजराइल की ओर से जो आए थे उनका नाम था एरियल शेरॉन। एरियल शेरॉन जो है वो इजराइल की तरफ से, इजराइल के पीएम और पैलेस्तीन के प्रेसिडेंट जो है वो शांति वार्ता के लिए आए, और कहीं ना कहीं 2005 में शर्म उल शेख समिट के साथ में इन्होंने पीस अकॉर्ड जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया था। इन्होंने आपस में दो बातें मानी। इजराइल ने कहा कि भैया पैलेस्तीन ऐसा है, यानी कि इजराइल की तरफ से कहा गया कि भैया पैलेस्तीन सुनो, तुम किसी भी प्रकार का वायलेंस जो है वो इजराइल के अगेंस्ट नहीं करोगे। पैलेस्तीन ने कहा ठीक है भैया, मैं मान गया, मैं कोई भी वायलेंस जो है वो पैलेस्तीन के अगेंस्ट नहीं, इजराइल के अगेंस्ट नहीं करूंगा। बदले में इजराइल कहता है ठीक है, तुम हमारे अगेंस्ट वायलेंस नहीं करोगे और हम पैलेस्तीन के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करेंगे। यानी कि ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर शांति का प्रपोजल आता है तो इंडिया पाकिस्तान को कहता है कि भैया पाकिस्तान, तुम्हारी तरफ से किसी भी तरीके का टेररिस्ट एक्टिविटी या वायलेंस एक्टिविटी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। और बदले में पाकिस्तान कहता है कि ठीक है, इंडिया की तरफ से भी कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी जो पहले भी नहीं होती है, कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। पैलेस्तीन ने कहा कि भैया हम नो वायलेंस करेंगे इजराइल के अगेंस्ट, और इजराइल ने कहा कि हम नो मिलिट्री एक्शन करेंगे इजराइल पैलेस्तीन के अगेंस्ट। यानी कि दोनों के बीच में चीजें जो है वो सेटल हो गई, और कहीं ना कहीं सेकंड इंतिफादा भी जो है वो एंड हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ? अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है, ऑस्लो अकॉर्ड हुआ, पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी जो है वो बन गई। गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी जो किसी जमाने में जॉर्डन का इलाका हुआ करता था, वो पैलेस्तीन की सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी जो है वो बन गई। पैलेस्तीन के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ऑपरेट करती हैं, एक का नाम है फाता, एक का नाम है हमास। फाता और हमास जो है वो पैलेस्तीन के अंदर जो है ऑपरेट करती हैं। 2007 से पैलेस्तीन की जो पावर है वो हमास के पास है। हमास जो है एक नेशनलिस्टिक एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि
नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है कि भैया जी जितना भी, भैया एक फुल फ्लेज्ड पूरा का पूरा रीजन आपका था, आज आप छोटे से एरिया में डिप्राइव होकर के रह गए हो, जिसकी वजह से एक नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग के साथ हमास जो है वो टाइम एंड अगेन जो है वो वायलेंस करता रहता है इजराइल के अगेंस्ट में। तो भैया जी यही सिचुएशन जो है वो प्रेजेंटली बनी हुई है। आज सिचुएशन क्या है भैया? आज सिचुएशन जो है, प्रोटेस्ट और राइट्स जो है वो जेरूसलम के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे अरब्स भी जो है वो रहते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमास जो है वो इजराइल के ऊपर रॉकेट अटैक्स कर रहा है, और इजराइल जो है वो बदले में गाजा स्ट्रिप जो कि पैलेस्तीन का इलाका है वहां पर एयर स्ट्राइक्स जो है वो कर रहा है। यानी कि काफी ज्यादा दोबारा से वायलेंस और अपराइजिंग जो है वो हो रही है। दोस्तों एक अपराइजिंग हमने देखी थी कब? 80s में जब फर्स्ट इंतिफादा हुआ था, सेकंड अपराइजिंग 2000 में देखी गई थी, 2005 तक वो चली। कुछ लोगों का मानना है कि भैया जो आज मई 2021 में देखने को मिल रहा है, क्या ये कहीं थर्ड इंतिफादा तो नहीं है? क्या ये तीसरा इंतिफादा तो नहीं है? ये है पूरा का पूरा इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, इतिहास से लेकर के करंट सिनेरियो तक की चीजें जो है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं हमको ये चीजें जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, और चीजें जो है वो हमको याद रहेंगी, और हम समझ पाएंगे कि अगर एग्जाम के अंदर हमसे ये सवाल या इसके ऊपर कोई भी सवाल जो है वो आता है तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में आखिर चल क्या रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।